अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है और जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को रेस्ट पे पढ़े थे। हमने देखा कि चार्जेस रेस्ट पे हों तो वो उनके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। मतलब हमने इमेजिन किया खुद को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि लाइंस की सूरत में हम इमेजिन करते हैं। और मैं देखा कि जो चार्जेस होते हैं वो दूसरी चार्जेस पे फोर्स लगाते हैं जब वो रेस्ट पे होते हैं। तो ये तो तब था जब चार्जेस जो थे वो रेस्ट पे थे। अब चार्जेस अगर मूव करें तो क्या होगा, ठीक है। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि चार्जेस मूव करें तो वो करंट पैदा करते हैं। तो इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और करंट जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे घर में हर एक जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो करंट से चलती है, आपको मालूम है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो या फ़ैन हो या फ्रिज, एसी। और फिर हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी करंट पे उसको भी करंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो करंट है क्या, इसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो पहले हमने रेस्ट पे पढ़े, यानी पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस, इफ दे मूव दे विल प्रोड्यूस अ करंट। अब करंट एक्चुअली क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन ये है कि इफ अ नेट charge delta q passes through any cross section of a conductor in time delta t, ठीक है, we say that an electric current I has been established। अब यहाँ पे देखिए कि ये कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन, इसका क्या मतलब है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि जैसे अगर आपके पास ये लेट से कंडक्टर हो, सो ये आपके पास एक कंडक्टर है, तो इसका इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब होगा कि हम इसका यहाँ से देखें, इसको यहाँ से काटें और देखें कि यहाँ पर कितने चार्जेस पर यूनिट एरिया जो है वो पर यूनिट टाइम जो है वो पास कर रहे हैं। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप जब आपको छुट्टी होती है तो गेट से बाहर निकलते हैं, तो जो गेट का पूरा वो यानी जो गेट है बिल्कुल लेट से उसके ऊपर हम एक आदमी खड़ा कर दें और उसको कहेंगे देखो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सेकंड में बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स एक सेकंड में बाहर निकल रहे होंगे वो लाइक करंट हो जाएगा। इस सूरत में जाहिर है वो चार्जेस हैं। तो यहाँ पर कितने चार्जेस जो है वो एक सेकंड में, सॉरी ये तो एक स्माइली फेस बन गया, तो कितने चार्जेस जो हैं वो एक सेकंड में, सो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्जेस एक सेकंड में बाहर निकल रहे हैं या यूनिट टाइम में, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट आई, ठीक हो गया। तो इस तरह सो इसको हम कहते हैं, ये हमारा एक करंट एस्टेब्लिश हो गया है। यानी नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं, जाहिर है अगर नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे तो यूनिट सेकंड में तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। यानी अगर लेट्स से 1000 चार्जेस पर यूनिट सेकंड जो है वो किसी क्रॉस सेक्शन मेरी एरिया में से गुजर रहे हैं तो जाहिर है करंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर लेट्स से 200 गुजर रहे हैं तो करंट जो है वो कम होगा। तो जितने ज़्यादा चार्जेस पर यूनिट टाइम पर यानी सेकंड किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रहे हैं उतना ही ज़्यादा करंट होगा, ठीक हो गया इस तरह। तो अब इसका ऐसा यूनिट क्या है करंट का, ऐसा यूनिट इसका होगा एम्पियर। सो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर ए विच इज़ इक्वल टू कूलम्स पर सेकेंड, ठीक हो गया। और अगर हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक हो गया। सो हम कहेंगे कि अगर if there is 1 coulomb charge passing through any cross-sectional area in 1 second, then we call that the 1 ampere current has been established, ठीक हो गया। यानी if 1 coulomb charge is passing through any cross-sectional area in 1 second, then the current that is flowing in the conductor is called 1 ampere, ठीक हो गया। तो ये आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से फ्लो करता है और इनको हम चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं, ठीक है। चार्जेस को चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं कि उनके ऊपर चार्ज है। अब डिफरेंट तरह के मटीरियल जो हैं उनमें चार्ज कैरियर्स डिफरेंट होते हैं। हमें तो पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन हैं जो कि
जिनके ऊपर चार्ज होता है और वो फ्री होते हैं, अगर आप आगे हम देखेंगे। लेकिन देखिए कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसके अंदर जो जिसको आप मेटल कहते हो, सो मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर यानी जैसे कि कॉपर और ये जो वायर्स जिनसे मिलके बनी होती है ना, ये जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के का जो की जो वायर्स होती हैं, उन वायर्स में जो मेटल्स यूज होती हैं उनमें बेसिकली जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिर जो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस तरह का सोल्यूशन होता है, जैसे ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐसा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो जैसे लेट्स से CuSO4 का सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो कॉपर और सल्फेट आयंस होंगे। कॉपर Cu पॉजिटिव यानी +2 और SO4 -2। आप देखो कि अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो सोल्यूशन के में से, तो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, एक इलेक्ट्रोड पर Cu पॉजिटिव डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और दूसरे के ऊपर ये वाला इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सो ये वाले आयंस होते हैं। और इन गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो गैसेस जो हैं उसमें चूँकि वो सॉलिड नहीं होती, गैस होती हैं, तो उसके अंदर आयंस भी फ्री होते हैं। सॉलिड के अंदर आयंस फ्री नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो सॉलिड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो गैस है उसके अंदर दोनों आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उनके ज़रिए पास हो सकता है। ठीक हो गया। अब हमें देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फिर किस डायरेक्शन में पास होता है, ठीक है। हमें देखना है कि क्या हम उसकी डायरेक्शन कौन सी लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऐसा था कि साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके फ्लो को लेते थे कि जैसे वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, ठीक है। जैसे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो, तो फिर आपको जैसे लेट्स से अगर आपके पास बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम सपोज करते थे कि चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में। यानी अगर आपके पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट है, लेट्स से ये यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये कंसिडर किया जाता था कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इस तरह करंट फ्लो कर रहा है। ऑल्दो अभी भी ये कंसिडर किया जाता है, बट अब हमें ये पता है कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So later on it was found that that a current in metallic conductor is actually due to the flow of negative charge carriers called electrons moving in the opposite direction, that is from negative to positive terminal of the battery. तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली यही होता है। सो दिस करंट इज लेकिन अच्छा तो ऐसा है कि एक्चुअली यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो बाय कन्वेंशन, क्योंकि ये स्टार्ट पे ऐसा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव वाला करंट की डायरेक्शन जो है वो कंसिडर की जाती थी, तो हम बाय कन्वेंशन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली डायरेक्शन ही यूज़ करते हैं, जिस डायरेक्शन को हम कहते हैं ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट इज द करंट that flow due to the positive charge carriers. इसका रीज़न क्या है? The reason is that it has been found experimentally that positive charge moving in one direction is equivalent in all external effects. अब ये जो external effects आ रहे हैं ना, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से external effects हैं। आप देखो कि करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है और कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो टू ए नेगेटिव चार्ज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो और नेगेटिव उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम नेगेटिव चार्ज ही जा रहा है लेकिन हम उसकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट कंसिडर कर लें, क्योंकि इसके जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं करंट के, जो आगे हम पढ़ेंगे करंट के इफेक्ट्स, तो वो सारे इफेक्ट्स जो हैं वो चाहे आप उसकी डायरेक्शन एक तरफ कंसिडर कर लो चाहे आप दूसरी तरफ कंसिडर कर लो, वो सारे जो है वो सेम रहेंगे। ठीक हो गया। सो रियली डजेंट मैटर कि आप जो है वो करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल लेते हो या आप दूसरी कौन सी है, दूसरी को हम इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन कहते हैं। कन्वेंशनल कौन सी डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और एक्चुअली करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। ठीक है। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फिर हम कन्वेंशनल करंट को कुछ इस तरह करके
डिफाइन कर सकते हैं कि द कन्वेंशनल करंट इज इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज दैट इक्विवेलेंट करंट विच passes from a point at higher potential. So higher potential का मतलब है पॉजिटिव ना. So जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वो उसमें देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एज इफ इट रिप्रेजेंटेड ए मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सो जाहिर है कन्वेंशनल करंट है तो वो क्या करेगा, इट विल सपोज दैट द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड दे आर मूविंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल. सो ये हमारा कन्वेंशनल करंट है. और इफ वी टेक इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस तो फिर क्या होगा कि करंट डायरेक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो जाएगी और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे. बट सिंस दिस हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड कि हम जो है वो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, सो वी आर नॉट चेंजिंग इट. ठीक है, अब हम सारी जगह पर यही पढ़ेंगे कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, लेकिन माइंड में ये रखना है कि एक्चुअली करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो नहीं कर रहा. और ये कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो हैं वो चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लो करंट को फ्लो करता हुआ या आप नेगेटिव में ले लो, सारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो हैं वो दोनों में इक्विवेलेंट हैं और कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक हो गया. तो ये था हमारा करंट की डायरेक्शन. तो हम किस करंट की डायरेक्शन पर जो है वो एग्री हुए हैं कि हम पॉजिटिव से जब भी हम अपना सर्किट सॉल्व करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को में करंट की डायरेक्शन बनाएंगे तो विल टेक इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन लेंगे. तो अब हम देखते हैं कि करंट जो है वो एक्चुअली फ्लो कैसे करता है, जो कि मोस्ट फेमस चीज़ है यानी मेटालिक कंडक्टर, यानी कंडक्टर में से जो कि करंट के जो है वो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. सॉलिड्स में सबसे मशहूर मेटल्स जो हैं उनमें से करंट जो है वो कैसे गुजरता है. तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल का पीस है, लेट्स से इस तरह का. सो ये आपको मेटल नज़र आ रही है. तो होता यह है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ अटैच नहीं होते. पॉजिटिव चार्जेस मतलब एटम. आपको पता है ना कि एटम जो है वो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द जो है वो लेट्स से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दोगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, तो ये जो बाकी चीज़ बच जाएगी ये आयन होगा, ये पॉजिटिव आयन होगा. ठीक है, ये एटम नहीं रहेगा क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है. तो इस तरह जो हमारे इंडिविजुअल एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाते हैं. ठीक हो गया. और फिर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम का हिस्सा हों उनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ से एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं बाहर निकल के ये सॉलिड से बाहर निकल जाते हैं, ये सॉलिड के अंदर ही होते हैं लेकिन किसी भी एटम का हिस्सा नहीं होते, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. The free electrons are in random motion just like the molecules of gas in a container, as they act as a charge carrier in a metal, charge carriers in metals. The speed of the random moving electrons depend upon the temperature. So यहाँ पे वो ये बता रहा है कि लेट्स से हम इसको ही सपोज कर लेते हैं. सो हमारे पास ये जो कंडक्टर है इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अभी ये कंडक्टर जो है वो यूं ही पड़ा हुआ है रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है. और इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर इन रैंडम मोशन. ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है. सो ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है. सो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो. ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जिधर मुंह उठाया चले गए, ये वाला हिसाब हो रहा है उनके साथ. तो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. और ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक गैस का कंटेनर हो, आपने में भी केमिस्ट्री में पढ़ा हो. सो अगर आपके पास ये गैस का कंटेनर हो, अगर आपके पास गैस का कंटेनर हो इस तरह, तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो भी रैंडम मोशन में होते हैं ना. सो इस तरह अगर बिल्कुल ऐसे ही जैसे एटम जो है कभी इस वॉल के साथ टकराते हैं, कभी इसके साथ टकराते हैं, कभी इसके साथ टकराते हैं. सो दे आर इन रैंडम मोशन. ठीक है, अब ये रैंडम मोशन जो है वो इनकी डिपेंड किस पे करती है कि कितनी ज़्यादा मोशन जो है वो कितनी ज़्यादा क्या स्पीड है इनकी, किस स्पीड के साथ ये मूव कर रहे हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है कि उनका टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर हाई करोगे तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल जो है उनकी जो मोशन है वो ज़्यादा विगरस हो जाती है, ज़्यादा
एक्सट्रीम हो जाती है, उसी तरह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी मोशन जो है वो भी उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मोशन भी ज़्यादा रैंडम हो जाएगी। अब अगर हम लेट से हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कंसिडर करते हैं इस मेटल का। सो ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें तो यानी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे हम खड़े हैं और हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ऑब्जर्व कर रहा है कोई बंदा, आप गेट से बाहर निकल रहे हो, इसी तरह हम यहाँ पे खड़े हैं और हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को देख रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से हम देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से इधर को जा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मतलब बेसिकली हम देख रहे हैं कितने अंदर जा रहे हैं कितने बाहर निकल रहे हैं। सो हमें पता चलेगा कि जब इसके क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी हमने नहीं लगाई हुई तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर यूनिट टाइम टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं उतने ही टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर को मूव करें, कुछ इलेक्ट्रॉन इस जगह से इधर को मूव करें, तो जितने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो चार्जेस जो हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर वो रैंडम मूव कर रहे हैं और उनकी किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो मतलब टोटल मूवमेंट है इन वन डायरेक्शन इज ज़ीरो है, तो यहाँ पे कोई करंट एस्टेब्लिश नहीं है। यानी अगर हमने यहाँ बैटरी नहीं लगाई हुई तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे लेकिन उनकी मोशन चूंकि रैंडम है। तो अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में से हमें पता चलेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में है उतने ही उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि करंट तो जीरो हो गया, ठीक है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द करंट थ्रू द वायर इज जीरो। इफ द एंड्स ऑफ द वायर आर नाउ कनेक्टेड टू द बैटरी विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी एट एवरी पॉइंट विद इन द वायर। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनकी मोशन रैंडम नहीं रहेगी, अब इनको एक डायरेक्शन मिल गई है मूव करने के लिए। तो अब क्या होगा, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरियर्स हैं, उनके ऊपर चार्ज है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो क्या होता है कि वो फोर्स फील करते हैं। कौन सी फोर्स? F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपने ये किया कि आपने इस कंडक्टर के क्रॉस यहाँ पर जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी लगा दी हमने। सो ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये आ गई। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस फोर्स के अंडर ये क्या करेंगे, दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ए मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ई। It may be noted that the force experienced by the free electrons does not produce a net acceleration because electrons keep on colliding with the atoms of the conductor. So अब ऐसा है कि देखो, आप किसी चीज़ के ऊपर मुसलसल फोर्स लगाया जाए तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है ना, या उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगी है इलेक्ट्रॉन्स पे, ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं करेगी। ऐसा क्यों है? कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द एटम्स। एटम्स जो हैं वो एटम्स यानी कि हमारे जो पॉजिटिव आयंस पीछे बच गए थे ना, ये जो सारे येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पॉजिटिव आयंस हैं और ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है जाहिर है ये ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ इनके बीच में जहाँ से ये फ्री हुए थे वो एटम्स भी वो आयंस भी पड़े हुए हैं। तो ये जब मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में तो ये उन आयन से टकराएंगे। तो क्या होगा कि ओवरऑल इनका कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होगा जब ये मूव करेंगे। ऐसे समझिए कि जैसे आपको जैसे आप एक बड़े ही बम्पी रोड पे हैं और आप जो है वो यू आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, आप तेज़ करते हैं स्पीड, फिर आगे से एक जंप आ जाता है, आप स्लो करते हैं, उस जंप में से गुजारते हैं और फिर आप तेज़ करने लगते हैं, तो क्या होता है कि आगे जंप आ जाता है, यानी यहाँ पे फोर्स लगती है, जैसे इन चार्जेस पर फोर्स लग रही है तो ये अपनी एक्सेलरेशन इनमें पैदा होता है, ये स्पीड तेज़ होती है तो आगे साथ ही ये इनकी टक्कर हो जाती है। तो इस तरह एक बम्पी सा रोड है और आप उस पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो यू कैन लाइक मूव विद द मिनिमम काइंड ऑफ, मिनिमम तो नहीं, लाइक एक आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी जिस पे आप मूव कर सकते हैं, यू कैन नॉट एक्सेलरेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि चार्जेस जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे,
The overall effect of these collisions is to transfer the energy of accelerating electrons to the lattice, with the result that the electron acquire an average velocity called the drift velocity in the direction of negative beam. तो ये इसकी आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे आपने ड्रैग फोर्स पढ़ी होगी, तो जब एक पार्टिकल जो है वो हवा में नीचे गिर रहा होता है अपने वेट की वजह से, तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है जो कि हवा की फोर्स होती है, या किसी भी गैस या लिक्विड में जो फोर्स किसी बॉडी पे लगती है कि वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो है वो उसको वो स्लो डाउन हो जाता है। और फिर ये है कि उस पर नीचे की तरफ फोर्स तो लग रही है वेट की, लेकिन उसके ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो एक ड्रैग फोर्स भी लग रही है, और उसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। तो वो वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी होती है, यहाँ पे इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव तो कर रहा है एक डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रास्ते में कई दफ़ा पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है, जो कि उसमें जो कि बेसिकली एक रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहे हैं या रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मोशन को। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उनसे बार बार टकराने के बाद जो है या बार बार टकराते हुए वो क्या कर रहा है, इट्स नॉट एक्सलरेटिंग, इट हैज़ अचीव ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जस्ट लाइक वो टर्मिनल वेलोसिटी जो कि ड्रैग फोर्स में होती है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अचीव कर लेता है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -3 meters per second। इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। whereas the velocity of free electrons at room temperature due to their thermal motion is several hundred kilometers per second। देखो ये वाली जो स्पीड है ये बहुत कम है, और यहाँ पे 10 to the power -3 है, विच इज़ लाइक मतलब मिलीमीटर पर सेकेंड ना, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतनी इतनी कम रफ्तार से वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी वो 100 ऑफ किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है। तो अब ऐसा है कि इसमें तो कोई करंट, यहाँ पे नो करंट, नो आई, और यहाँ पे जो है ये आई करंट है। तो बात ये है कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए, सो देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड है फिर भी कोई करंट नहीं, यहाँ पे इतनी सी स्पीड है फिर भी करंट है। तो इसको यूँ समझ लें कि जैसे इत्तेफाक में बरकत होती है ना, वैसे है कि अगर थोड़ी सी भी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हों तो करंट बनेगा, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो करंट नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? यानी एक डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी है, तभी करंट प्रोड्यूस होगा, चाहे वो कितनी ही कम स्पीड में क्यों ना मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहे हैं और रैंडम मोशन में है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे, तब भी वो करंट प्रोड्यूस, वो चाहे जितनी मर्जी वो स्पीड में हो, वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। द करंट विल ओनली बी प्रोड्यूस इफ electrons are moving in one direction with no matter how much small the speed is। ठीक हो गया? So, thus when an electric field is established in a conductor, the free electrons modify their random motion in such a way that they drift slowly in the direction opposite to the field. In other words, the electrons, in addition to their violent thermal motion, acquire a constant drift velocity। So, यानी thermal motion अभी भी है, अभी भी टेम्परेचर जो है अफेक्ट कर रहा है। हम देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से अभी भी इनकी रैंडम मोशन भी होगी, लेकिन ये है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा जो है वो अपने उन पे फोर्स लगेगी। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम से टकराता है, तो टकराने के बाद ये रुकेगा या थोड़ा डिसेलरेट होगा, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लग रही है। तो जैसे ही इसने टकराया, इसके होश आवाज़ दुरुस्त हुए, इसको फिर पता चला कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फिर ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा, फिर ये आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह like in addition to the violent thermal motion, they also have a drift velocity in one particular direction, acquire a constant drift velocity due to which a net directed motion of charges takes place along the wire and the current begins to flow through it। ठीक हो गया? स्टेडी करंट इज एस्टैब्लिश। स्टेडी करंट का मतलब क्या है कि आपका करंट जो है वो जैसे जैसे स्टेडी वाटर फ्लो होता है कि करंट जो है वो जीरो से स्टार्ट हो और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे, और फिर वो करंट वहाँ पे फ्लो करता रहे उस मैक्सिमम वैल्यू पे। सो अ स्टेडी करंट इज एस्टैब्लिश इन अ वायर व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है आप बैटरी जो है वो मतलब जैसे डीसी बैटरी है, लेट्स से 5 वोल्ट 3 वोल्ट की, वो आप लगाए रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि फाइनली यू विल
you will have a steady current flowing in the circuit which generate the requisite electric field E along the wire. ठीक है, सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो दे विल प्रोड्यूस ए स्टडी करंट। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेसन और बाकी इंशाल्लाह हम सुबह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।